हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वादुल रहमान और स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल ग्रोथ पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 6 ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको सबसे पहले कंसिडरेशन में लेना चाहिए जब अगर आप अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को कैसे ऑप्टिमाइज करना है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स ऑप्टिमाइज करने से पहले हमको ये जानना होगा मेटा टैग्स का काम क्या होता है, मेटा टैग्स होते क्या है, उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज की बात करेंगे। तो दोस्तों, जब भी मेटा टैग्स की बात आती है, अगर आप किसी बिगिनर से पूछेंगे तो वो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को ही मेटा टैग समझता है। उसको लगता है उसके सिवा कोई और मेटा टैग्स नहीं होते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी वेबसाइट के अंदर आप जो सारे कोड हेडर में डिप्लॉय करते हैं, सर्च इंजन को कुछ बातें कन्वे करने के लिए, सर्च इंजन क्रॉलर्स को कुछ बातें कन्वे करने के लिए, कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने पेजेस की देने के लिए, उन टैग्स को मेटा टैग्स बोला जाता है। अब बात आती है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के सिवा और कौन से मेटा टैग्स होते हैं। तो कैनोनिकल टैग खुद में एक मेटा टैग है, hreflang टैग खुद में एक मेटा टैग है, मेटा रोबोट टैग भी एक मेटा टैग है, और भी बहुत से मेटा टैग्स होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट में यूज करते हो, जो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। तो जब ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है मेटा टैग्स की, तो हमको सिर्फ मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को नहीं देखना होता है, हमको कैनोनिकल टैग भी देखना होता है, हमको hreflang टैग भी देना होता है अगर आपकी वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज है तो, वरना आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद मेटा रोबोट टैग भी अपने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग रुक सकती है। आपकी वेबसाइट की तो नहीं, बट उस पर्टिकुलर वेब पेज की इंडेक्सिंग जरूर रुक सकती है। तो एक एक करके देखते हैं। मेटा टाइटल वो होता है जो ब्लू कलर में सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जब आपकी वेबसाइट शो होती है, जो ब्लू कलर में टेक्स्ट होता है जिस पे हाइपर लिंक होती है आपकी वेबसाइट की, वो मेटा टाइटल होता है। मेटा टाइटल हमेशा आपको 65 कैरेक्टर के अंदर रखना चाहिए और आपको अपना कीवर्ड मेटा टैग के अंदर जरूर डालना चाहिए, क्योंकि वो एक डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। मेटा डिस्क्रिप्शन आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए कीवर्ड के साथ, हालांकि वो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं होता। आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता, बट बहुत से लोगों को लगता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालना इंपॉर्टेंट है, अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन कन्वेंशनल होना चाहिए, कीवर्ड ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैनोनिकल के ऊपर। कैनोनिकल अपने में एक बहुत ही सिंपल दिखने वाला बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस या किसी और CMS के ऊपर बिल्ड है तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपका CMS प्लेटफॉर्म हैंडल कर लेगा। मोस्ट इस चीज़ में वर्डप्रेस काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बिल्ड है तो वर्डप्रेस खुद से ही एक सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल आपके उस वेब पेज को दे देता है। बट अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैनोनिकल को कंसिडरेशन में लेना। डेवलपर्स जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि कैनोनिकल टैग कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर कैनोनिकल टैग आप अपनी वेबसाइट पर डिप्लॉय करना भूल गए और आपकी वेबसाइट का कंटेंट किसी और ने अपनी वेबसाइट पर ले जाकर के पब्लिश किया और उसने कैनोनिकल टैग दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो गूगल उस कंटेंट को ओरिजिनल मान सकता है और आपकी वेबसाइट को पेनल्टी भी दे सकता है कहीं ना कहीं कि आपकी वेबसाइट, क्योंकि आप कैनोनिकल से आप ये बताते हो गूगल को कि भाई ये जिसमें जिस सारे कंटेंट है, ये सारी चीज़ें जो सारे एसेट इस पेज के अंदर है वो सारी सेल्फ रेफरेंसिंग है, मीन्स वो सारी मेरी खुद की हैं, ना कि ये कहीं और से कॉपी करी गई हैं। इसी तरह अगर आप कहीं से कॉपी करते हो या आप सिंडिकेट करते हो कंटेंट को अक्रॉस डिफरेंट वेबसाइट, अगर आपकी मल्टी वेबसाइट है तो आप क्या करते हो, कैनोनिकल के जरिए गूगल को बता सकते हो कि भाई ये कंटेंट मेरा खुद का नहीं है, ये कंटेंट हमने यहाँ से पब्लिश उठाया है और आप इसका ओरिजिनल जो पब्लिशर मान सकते हो वो ये है। तो कैनोनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड है। जी हाँ,
अगर CMS पर बनी है तो आपको इतना ज़्यादा इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका CMS प्लेटफॉर्म खुद संभाल लेगा। मेटा रोबोट टैग्स के बारे में अगर हम बात करें तो मेटा रोबोट टैग्स आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग को, इस एक पर्टिकुलर पेज की इंडेक्सिंग को रोकने के काम आता है। जी हाँ, अगर आपको किसी वेबसाइट के किसी पेज के इंडेक्सिंग को रोकना है तो आप मेटा रोबोट के जरिए कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए, अगर आपका कोई वेब पेज इंडेक्स नहीं है तो सबसे पहला काम आपको देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं उसकी इंडेक्सिंग मेटा रोबोट टैग्स के जरिए रोकी गई हो। उसके बाद आ जाता है hreflang टैग। hreflang टैग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज है। अगर आपकी वेबसाइट मल्टी लैंग्वेज नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये सारे जो हमने मेटा टैग्स अभी बात करी है, इन सब को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है कौन से मेटा टैग्स इंपॉर्टेंट होता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको कीवर्ड डिप्लॉय करना ही चाहिए। कीवर्ड डिप्लॉय करना चाहिए, साथ ही साथ उसको इतना नेचुरली ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि वो स्पैमी भी नहीं लगे और साथ ही साथ मीनिंगफुल भी हो। जी हाँ, आपको कीवर्ड जो मेन जगह पर कीवर्ड आपको डालने चाहिए वो है मेटा टाइटल, हेडिंग टैग ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर कंटेंट, maybe in some of your H2 and also like at the last paragraph of your content। इन सब जगहों पर आपको अपने कीवर्ड डालना ही चाहिए। जी हाँ, इसी तरीके से हेडिंग टैग को आपको मोस्टली H1 को आपको ज़्यादा कंसिडरेशन में लेना चाहिए, वहाँ पर अपना कीवर्ड हमेशा डिप्लॉय करना ही चाहिए। थर्ड थिंग आ जाती है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। जब हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो आपको एक नॉर्मल कीवर्ड ओरिएंटेड कंटेंट की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक नेचुरली हाई क्वालिटी यूनिक कंटेंट लिखना, उसको ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज इन द सेंस इतना नेचुरली करना कि गूगल उसको हाई क्वालिटी भी माने और गूगल उसको रैंक करने के लायक भी समझे। जब भी वेबसाइट के रैंकिंग की बात होती है, आज भी 3 बेसिक पिलर जो है वेबसाइट के रैंकिंग के, वो है गुड कंटेंट, गुड बैकलिंक, टेक्निकल फ्री वेबसाइट। ये 3 चीज़ें आपने कर ली, आपकी वेबसाइट आज भी फंडामेंटली आप ये 3 चीज़ पे काम करिए, आपकी वेबसाइट हमेशा रैंक करेगी। तो गुड कंटेंट में आपको जब से EEAT, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, गूगल की सर्च इंजन क्वालिटी रेटर गाइडलाइन है, उसके अंदर 175 बार ईट का जिक्र हुआ है। तो आप समझ सकते हो ईट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है जब कंटेंट लिखने की बात आती है। जी हाँ, आपको कंटेंट कुछ इस तरह से लिखना चाहिए जो दिखाए कि आपका एक्सपीरियंस है उस चीज़ में, आपकी एक्सपर्टीज है जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, आप एक अथॉरिटी हो, आपको एक वेबसाइट की क्लस्टरिंग कुछ इस तरीके से, वेबसाइट की मैपिंग कुछ इस तरीके से करनी चाहिए जिससे गूगल को पता चले कि हाँ ये एक अथॉरिटेटिव वेबसाइट है। ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्ट ऑब्वियस सी बात है, आप कैसे लेंगे? हाई क्वालिटी बैकलिंक के जरिए। जी हाँ, गूगल जब आप देखेगा कि आपको हाई क्वालिटी अथॉरिटेटिव बैकलिंक्स मिल रही हैं तो गूगल खुद ही आपकी वेबसाइट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रस्ट करने लगेगा। तो ईट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेबसाइट की कंटेंट को यूनिक, नेचुरल रखना। जी हाँ, AI जनरेटेड कंटेंट आपके लिए शॉर्ट पीरियड में अच्छा हो सकता है, बट ये लॉन्ग पीरियड में काम करने वाला है नहीं, क्योंकि रिसेंटली गूगल ने 5 मार्च को, आपको पता होगा, गूगल ने एक नया एल्गोरिथम अपडेट लाया है, स्पैम अपडेट, साथ ही साथ कोर अपडेट आया है। स्पैम अपडेट के जरिए आपको पता होगा गूगल ने बोला है कि अराउंड 40% ऑफ स्पैम दे आर गोइंग टू कंप्लीटली रिमूव द इंडेक्स फ्रॉम देयर डेटाबेस। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त कंटेंट हाई क्वालिटी, यूनिक और ओरिजिनल लिखना, ना कि कोई AI जनरेटेड टूल का यूज करके कंटेंट का क्रिएशन करना। ये आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में गूगल $1 ट्रिलियन की कंपनी है, वो एक ऐसी कंपनी नहीं है कि आपके छोटे से कंटेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। दोस्तों, नेक्स्ट थिंग है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने से पहले किसी टूल का यूज़ करके पहले आपको अपनी इमेजेस को कंप्रेस करना चाहिए। एक बहुत ही पॉपुलर टूल है
टाइनी जेपेग, उसका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए। आप किसी प्लगइन का यूज़ ना करें अपनी इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए, बल्कि उसको कंप्रेस कर कर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करें। सेकेंड थिंग जो आपको करनी चाहिए वो है लेटेस्ट फॉर्मेट का यूज़ करना है इमेजेस में। जी हाँ, वेबपी आजकल लेटेस्ट फॉर्मेट है, बहुत ही पॉपुलर है। ऑलमोस्ट सारे ही मेन जो ब्राउज़र हैं वो सारे सपोर्ट करते हैं वेबपी को। जो इमेजेस आपको पीएनजी में 500 केबी की मिलेंगी, जेपेग में वो 100 केबी की मिलेगी, लेकिन वेबपी में वो आपको 10 केबी की मिलेगी। तो आपको अपनी वेबसाइट की इमेजेस को कन्वर्ट करना चाहिए पहले वेबपी में, फिर उसको अपलोड करना चाहिए। थर्ड थिंग इमेजेस में जो आपको देखनी चाहिए, इमेजेस को डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप इमेजेस अपनी चूज़ करें। अगर आपके सेक्शन में 1500 बाई 1500 इमेजेस की ज़रूरत है तो वहाँ पे आप 2000 बाई 2000 की मत डालें। वहाँ पे अगर 1500 बाई 1500 से काम चल रहा है तो 1500 बाई 1500 से काम चलाएं। जी हाँ, इससे आपकी वेबसाइट की इमेज की साइज़ होगी वो छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को अप टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंड इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप किसी न्यूबी से या जिसको इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं है एसईओ की, उससे पूछेंगे तो ये अक्सर इंटरनल लिंकिंग को ओवरलुक कर देगा। वो बोलेगा 3 इंटरनल लिंक होनी चाहिए, तो एक पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल नंबर देगा कि इतनी इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए, कीवर्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है। इंटरनल लिंकिंग को भी आपको नेचुरली ऑप्टिमाइज करना होता है। साथ ही साथ इंटरनल लिंक, अगर आप कोई आउटरीच कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं तो उससे पहले जो आपको उससे पहले चीज़ जो आपको कंसिडरेशन में लेनी चाहिए वो है आपकी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग को इम्प्रूव करना। जी हाँ, जो भी आप बैकलिंक एक्वायर करने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर पेज के लिए, जो भी जो लिंक जूस आने वाला है उस पेज के ऊपर, उसको प्रॉपरली डाइल्यूट करना है अक्रॉस द पेजेस। अगर आपको अपने इंपॉर्टेंट पेजेस तक पहुंचाना है वो सारे लिंक जूस को, तो आपको इंटरनल लिंकिंग करना ही होगा। साथ ही साथ सर्च इंजन भी, अगर आप प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो वो सर्च इंजन को बताता है कि ये सारे पेजेस इस वेबसाइट के इम्पोर्टेंट हैं और इनको हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसको जल्दी रैंक करना है। तो इंटरनल लिंकिंग को कभी ओवरलुक ना करें। इंटरनल लिंकिंग में एक चीज़ और है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ उस पेज को लिंक मत करें। ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जहाँ पर रेलिवेंट हो और जहाँ पे कन्वेंशनल हो, सिर्फ वहीं पर ही इंटरनल लिंकिंग करें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरनल लिंकिंग ना करें। इससे आपके वेबसाइट के ऑन पेज बेहतर होने की जगह ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ये यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है। और यूज़र एक्सपीरियंस अगर आपकी वेबसाइट का ख़राब होगा तो गूगल के भी नज़र में आपके वेबसाइट का इंप्रेशन ख़राब होगा। तो इस तरीके की प्रैक्टिस से बचें। दोस्तों, अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, वो है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। अभी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कोर वेब वाइटल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करें, हाईली ऑप्टिमाइज़ करें, जितना हो सके उतना बेहतर करें। ये यूज़र एक्सपीरियंस सबसे पहली चीज़ इम्प्रूव करता है। यूज़र एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है तो साथ ही साथ गूगल की नज़र में भी आपकी वेबसाइट का इंप्रेशन अच्छा होता है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव होती है। 3 चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोली गई है स्पीड के अंदर, जो आपको देखनी चाहिए कोर वेब वाइटल के, वो 3 फैक्टर्स। सबसे पहला है INP, जिसको रिसेंटली अभी गूगल ने लाया है। दूसरा है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही होती है, जो उसके अंदर एलिमेंट हिल रहे होते हैं, तो वो कितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उनकी कब तक है हिलने की, वो 0.03 या 0.01 सेकेंड से नीचे होनी चाहिए। नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देख लीजिएगा गूगल पर। थर्ड थिंग है वो है LCP, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। जी हाँ, किसी भी वेबसाइट के अंदर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट मोस्टली इमेजेस ही होती हैं जो सबसे भारी होती हैं। तो मैंने आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन में बताया ये कि किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अगर आप अपनी इमेजेस को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करेंगे, आपका LCP स्कोर बाय डिफ़ॉल्ट ही अच्छा होगा, आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आपको ऑब्वियस सी बात है कैश, अपनी वेबसाइट का कैशे बनाना चाहिए,
साथ ही साथ उसके जो कोड्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड्स और बाकी जितने भी कोड्स होते हैं, सीएसएस कोड्स, उन सबको कंप्रेस, सीएसएस की फाइल होती है उन सबको कंप्रेस करना चाहिए। उन सब के लिए अगर आप कोई पेड प्लगइन देख रहे हैं तो WP Rocket हम मेरा एक सजेशन होगा कि काफ़ी अच्छा पेड प्लगइन है। बट अगर आप फ्री में देख रहे हैं तो फ्री में भी बहुत से हैं। अगर आप देखेंगे, एक हमिंगबर्ड नाम का एक काफ़ी अच्छा प्लगइन है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बेस है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। WP ऑप्टिमाइज़र एक प्लगइन है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्लगइन्स अच्छे हैं, इनका यूज़ करिए, अपनी वेबसाइट को बेहतर ऑप्टिमाइज़ करिए और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करिए। तो दोस्तों ये थी आज की ये वीडियो। आई होप आपको ये 6 SEO के ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स समझ में आए होंगे। इनको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है ये भी आपको पता चला होगा। आपके दिमाग में अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। और इसी तरीके से SEO की आने वाली वीडियोस में हम आपको SEO की नए नए टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने SEO फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।